Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हम लोग पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट आखिर का जो टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक मैं कह सकता हूँ एनसीईआरटी के अंदर से, उसको मैं आपको फिर से आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करवाऊँगा सर, ठीक है। तो आप में से जो भी विद्यार्थी हम लोग के साथ अभी यहाँ पर जुड़ रहा है और जिन लोग को एनसीईआरटी की फाउंडेशन करनी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए लोग इनफैक्ट है ना फीस पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्टर पूरी एक ही पूरी एनालिसिस करवा रहा हूँ, जहाँ से आपकी फाउंडेशन बनेगी और इसको पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू रीड एंड प्रिपेयर इन अ वेरी इफेक्टिव वे सर, है ना। एनसीईआरटी की सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें से डायरेक्टली एग्जाम सेंट्रिक क्वेश्चन ना आते हुए भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा सर, है ना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो फैक्ट के रूप में शायद कवर ना किए गए हो सर, है ना, पर कंसेप्चुअल एनालिसिस में आपको कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो जब आप इसके लेके जो रेफरेंस बुक पढ़ोगे या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ इतिहास चल रहा है और किन किन प्रकार की घटनाएं हो रही है। खैर जो भी है, हमने इनफैक्ट एनसीईआरटी के कंसेप्ट के अंतर्गत पिछले क्लास के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू किया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत किन किन प्रकार के इनफैक्ट इसके अंदर से इवेंट्स को हम लोग समझ सकते हैं। अगर आपको पिछले क्लास की कहानी याद है तो हमने इसके ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपको याद होगा पिछले क्लासेस का कहानी, तो हमने आपको इसके अंदर ये भी बताया था कि यहाँ किस तरह से इनफैक्ट एक प्लानिंग का मॉडल चलता है। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनका फूड एंड एग्रीकल्चर किस तरह से चलता है। हमने ये भी देखने की कोशिश की थी पिछले क्लासेस के अंदर ही, अगर आपको याद होगा, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत इनकी वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अद्भुत प्रकार की थी। खैर वाटर मैनेजमेंट हमने इसी के अंदर से देखने की कोशिश की थी। वी हैव ऑल्सो सीन द सोसाइटी एस्पेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सोसाइटी के अंतर्गत मैंने आपको इनके बरियल्स के बारे में बताया था कि ये लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को दफनाया करते थे, हाउ दे यूज्ड टू डू द बरी, एंड किस तरह से उनका इनफैक्ट है ना सिस्टम को चलवाया जाता था सर, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग जब इंडस सिविलाइजेशन की बात करेंगे, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस सिविलाइजेशन, वी डू गेट इंस्टेंसेस कि इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इनके यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे हुआ करता था, और ये आर्ट एंड क्राफ्ट आधारित हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इनकी इकोनॉमी कैसे चलती है सर, ठीक है। सो इकोनॉमी के अंतर्गत हमने ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी पढ़ा था, और ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि इनका व्यापार कैसे चलता है, वो भी इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स और साथों साथ एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंस लैंड हमने ये समझने की कोशिश की थी। आखिर के अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखा था पिछले क्लासेस के अंदर, वो था आपके यहाँ पे सील्स, ये कैसे सील्स बनाते हैं सर, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि इनकी स्क्रिप्ट कैसी रहती है, और हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि यहाँ पे किस तरह से वेट एंड मेजर्स को इनफैक्ट इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था सर, ठीक है। ये जितना भी डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हुआ, इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक ऐसा राज्य था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने पिछले क्लास के अंदर इनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी देखा था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सिंगल स्टेट का कंसेप्ट शायद तक हो सकता है कि एक राज्य था और एक रूलर हुआ करता था जो इनफैक्ट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता था सर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी थी, मोनार्की थी, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसको लेके मैं कभी श्योरिटी आपको नहीं दे पाऊंगा सर, ठीक है, क्योंकि अभी भी आर्कियोलॉजिस्ट उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। पर हम उतना तो मान सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल थी, और इसके पीछे के मैंने आपको रीजंस भी बताए थे, है ना, मैंने आपको जस्टिफिकेशंस भी बताए थे सर, याद आया आपको। तो इन द प्रीवियस सेशंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द जस्टिफिकेशंस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, और लास्ट पॉइंट के अंदर अगर आप याद करिए सर, ठीक है, आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे होता है सर, ठीक है ना। तो आज हमारा इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट लेक्चर है, सेकेंड लास्ट लेक्चर इसके लिए, क्योंकि इसके रिलेटेड फिर जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आगे की क्लास के अंदर करवाने की कोशिश करूँगा, और सेकेंड लास्ट लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊँगा कि सिंधु सभ्यता की पतन कैसे हो रही है, इसका डिक्लाइन कैसे चल रहा है सर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको मेरी तरफ से इनवाइट करना चाहूँगा अनअकैडमी प्लस के बारे में। आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, प्लस इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मेरे 2 कोर्सेज नए लॉन्च हो रहे हैं सर, है ना। पहला कोर्स मेरा शुरू हो रहा है 14 जुलाई से, आई एम स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री ऑप्शनल। तो आप में से जितने भी बच्चे हैं
जिनको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मैं करीबन 5 to 6 मंथ्स लगाऊंगा, जहाँ पे अभी तो एंशिएंट इंडिया का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मिडीवल आएगा, मॉडर्न आएगा और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा सर, ठीक है। उसके सिवाय 21 जुलाई को आई एम स्टार्टिंग विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। याद रखेगा, जो लोग खास करके 2021 के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा क्रैश कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं करीबन 30 आवर्स के आसपास के अंदर आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरव्यू दे दूंगा कि किन किन प्रकार की घटनाएं हो रही है और कहाँ कहाँ रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगस्त के अंदर आपको एक और फाउंडेशन कोर्स आपको दिख जाएगा, एंड दैट टू इन दी मॉडर्न हिस्ट्री ओनली सर, ठीक है ना। तो ये मेरे अभी के इमीडिएट कोर्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आजकल के अंदर, मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मेरे क्लासेस आप लाइव अटेंड कर पाओगे, आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा। और मेरे अलावा यहाँ पे जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है जो यूपीएससी की कैटेगरी के अंदर अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस भी एक्सेस कर पाओगे। वन सब्सक्रिप्शन विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज़ एंड जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसके सिवाय अनअकैडमी आपको यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्रॉमिस देता है। कल आखिरी दिन है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और उसके बाद भी मैं तो कहूँगा कि खुदा ना खास्ता अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है तो अनअकैडमी आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देगा। इसके अलावा आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बैंक और एसएससी का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है, आपको नोट्स फ्री में मिल रही है, आपको मेंस की और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है, आपको प्रॉमिस दिया जा रहा है और गारंटेड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस। मतलब आज आपने सब्सक्रिप्शन लिया 6 तारीख को, तो 2023 की या 2024 की जब तक मेंस आएगी, मतलब आप 2 साल 3 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो तब तक आपको वैलिड होगा। मतलब इफ़ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स तो इट विल बी वैलिड फॉर 1.5 ईयर्स और 2.5 ईयर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अनअकैडमी हेल्प कर रहा है इन योर प्रिपरेशन। आप पूरी टेस्ट सीरीज अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज इंक्लूड हो जाएगी। जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन प्लीज़ मेक श्योर यू यूज़ दिस कोड PN Live। आपको ये कोड को यूज़ करना है PN Live। ये कोड के द्वारा आपका पूरा का पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है वो आपका कवर हो जाएगा सर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लोगे और उसके बाद आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ फीस के अंदर भी मिल जाएगा। अनअकैडमी की तरफ से आपको लोन प्रोसेस मिल रही है। बहुत ही ऑसम नोट्स है, मैंने नोट्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, एक पूरा पिछला वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अच्छी खासी नोट्स की आपको समरी यहाँ पे मिल जाएगी एंड इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ 20 बुक्स, जहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके सिवाय सब्सक्रिप्शन आप जीएस का लीजिए, आप ऑप्शनल का लीजिए, आप प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए। आइकॉनिक में आपको पता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है मेंटर के रूप में। बट वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज़ करिए PN Live। ऑप्शनल कहीं पे भी PN Live। इनफैक्ट आपको अनअकैडमी की तरफ से नई चैलेंज मिल रही है अनरेवल, जो आपको 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करवाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे 7 तारीख से ही बहुत सारी बैचेज शुरू हो रही है, उसका भी लाभ मिलेगा। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि 11 जुलाई को आपका जो कॉम्बैट होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फ्री का कॉम्बैट है, आपको पता है 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। एंड 11 जुलाई को मैं कॉम्बैट सेट कर रहा हूँ, आई एम सेटिंग द कॉम्बैट सर, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आपको मेरी तरफ से मिलेंगे, आप ज़रूर से अटेंड करेगा। यू विल एन्जॉय द प्रिपरेशन एंड ऑल्सो आपको क्वेश्चंस के अंदर वैरायटी भी मिल जाएगी। फ्री की टेस्ट सीरीज़ है, ये कॉम्बैट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, PN Live डिस्काउंट कोड को आपको लगाना है सर, ठीक है ना। तो योर एंट्री गेट टू अनअकैडमी इज़ PN Live। हमेशा याद रखेगा कि आपकी अनअकैडमी के ऊपर इनफैक्ट जो एंट्री गेट है वो PN Live के थ्रू ही होगी और उसी के थ्रू आप अनअकैडमी के साथ हमारे साथ जुड़ पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमने पिछले क्लास के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू कर दिया था। इनफैक्ट मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आखिर के पीरियड के ऊपर चला जाता हूँ, वो है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, या इसी को ही मैं कहता हूँ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन सर, ठीक है ना। तो आप देखिए हमारी और ये पूरी की पूरी जो क्लासेस हमारी रही है, अगर आप उसकी लीनियरिटी को देखोगे तो मैंने बहुत संक्षेप, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही डिटेल्ड वे के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है सर, ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ टीचिंग द इंडस सिविलाइजेशन आई गेव माय फुल टाइम, है ना। मैंने आपको अच्छी तरह से पूरा हिस्टोरिकल एनालिसिस करके पढ़ाया। इनफैक्ट मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इंडस सिविलाइजेशन जो है बहुत ही स्मार्ट सिविलाइजेशन थी। इट वॉज अ वेरी स्मार्ट सिविलाइजेशन, जिनके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो थे, जो जिस तरह से अपना खाना पीना रहन सहन था, उसमें काफ़ी एडवांसमेंट उनकी लाइफ के अंदर भी दिख जाती है सर, ठीक है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी डिक्लाइन के अंतर्गत क्या हुआ सर, ठीक है। अब आप याद करिए, हमने जब इंडस सिविलाइजेशन को देखने की कोशिश की थी
इंडस सिविलाइजेशन को देखने की कोशिश की थी, तो इनफैक्ट हमने पिछले क्लासेस के अंदर आपको ये बताया था कि ये 4 चरणों के अंदर डेवलप होती है। द इंडस सिविलाइजेशन एक्चुअली डेवलप्स इन द 4 फेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो फेज़ था वो था प्री हड़प्पन फेज़, याद आया आपको सर, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था द सेकेंड फेज़ दैट वाज द अर्ली हड़प्पन फेज़ सर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे एक फ़ेज़ आता है मैच्योर हड़प्पन फेज़, और उसके बाद हमने फाइनली देखने की कोशिश की थी कि लेट हड़प्पन फेज़ आएगा। ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग जब टाइम फ्रेम याद रखते हैं तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 2600 BCE से लेके करीबन 1900 तक या 1800 तक 1800 BC तक आप काउंट कर सकते हो। दिस इज द टेंटेटिव टाइम फ्रेम ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। सो व्हेन वी सी द होल टाइम फ्रेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वी सी सर्टेन टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड इन द प्री हड़प्पन फेज, मतलब बिफोर 2600 BC के आसपास के जितने भी टाउन्स हैं वो सब कहाँ से है, वो आपके प्री हड़प्पन फेज के आपके टाउन्स दिख जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद आप अर्ली हड़प्पन फेज के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अर्ली हड़प्पन फेज, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, समवेयर इन द पीरियड ऑफ आई वुड से 2500 और 2400 BCE सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अर्ली हड़प्पन दिख जाएगा सर, ठीक है। फिर मैच्योर हड़प्पन आता है, आपका 2200 BCE के आसपास का पीरियड होगा, और जब हम लोग 1900 BCE के आसपास के पीरियड में जाएंगे तो हमको लेट हड़प्पन पीरियड दिखेगा। आज हम लोग इसी पीरियड के बाद की कहानी को डिस्कस करेंगे सर, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी भव्य सभ्यता थी तो इसका एंड और डिक्लाइन कैसे हो गया सर, ठीक है ना, कि इतनी अफलातून इनकी व्यवस्था थी। हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखा था कि किस तरह से टाउन प्लानिंग होता है। हमने पिछले क्लासेस के अंदर समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से ग्रिड आयोजन हो रहा है, वाटर मैनेजमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा था। हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि इंडस सिविलाइजेशंस के अंतर्गत किस तरह से इनकी लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये अपने स्क्रिप्ट बनाते हैं। और मैंने तो वहाँ तक इनफैक्ट एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के गया था कि वॉज इट अ लिटरेट सिविलाइजेशन। हमने पिछले क्लासेस के अंदर एक बहुत ओपन एंडेड टॉपिक छोड़ा था ना, क्या ये सभ्य या मैं कहूँगा कि एक पढ़ी लिखी सभ्यता थी सर, ठीक है। सभ्यता इसी को ही कहेंगे जो पढ़ी लिखी होगी सर। खैर, तो बहुत सारे ओपन एंडेड टॉपिक्स है, बहुत सारे डिस्कशन बेस्ड हमने ऑलरेडी पीछे पढ़े हुए, इनकी सोसाइटल कंडीशंस, इनके यहाँ पे क्राफ्ट कैसे होता था, ये किस तरह से मटेरियल्स को प्रोक्यूर करते थे, ये किस तरह से इनफैक्ट है ना प्लानिंग को चलाते हैं, और ख़ास करके ये अर्बन क्यों कहते हैं सर, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इनका पतन कैसे हो रहा है और पतन के पीछे किन किन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे सर, है ना, विच फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल। 1900 BC तक आते आते याद रखेगा कि बाय 1900 BC वी गेट एविडेंसेस दैट द इंडस सिविलाइजेशन इज गोइंग टू एन एंड। इंडस सिविलाइजेशन धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों हुआ, सवाल ये आता है कि ये किसने किया और इसके पीछे की कहानी क्या है सर, और हमको कैसे पता चला कि 1900 BC के आसपास इसका डिक्लाइन जा रहा है सर, ठीक है। हाउ डू वी केम टू अ कंक्लूजन दैट द इंडस सिविलाइजेशन इज कमिंग टू अ डिक्लाइन इन 1900 BC, व्हाई इट कांट बी सम अदर ईयर, और कोई साल क्यों नहीं हो सकता, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं, दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आई वुड से, बट ये जितने भी जटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हैं उन सब के ऊपर भी हम लोग विस्तृतपण से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसका पतन के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये किस तरह से अपनी डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि इनके डिक्लाइन की कहानी क्या चलती है और बेसिकली इनका एंड किस तरह से हुआ सर, ठीक है ना। तो हम लोग अभी एंड के ऊपर चले जाते हैं। हमने इनकी हाउसिंग पैटर्न, वो क्या कहते हैं, पॉटरी सिस्टम और वो सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है ना। बट मैं उसकी अलग अलग थियरीज़ के ऊपर आज चर्चा करूँगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इंडस सिविलाइजेशन के अंतर्गत देयर आर मल्टीपल थियरीज़ जो कह रही है कि इनका डिक्लाइन कैसे हुआ होगा सर, है ना, हाउ दे केम टू अ डिक्लाइन। इसके पीछे बहुत सारी थियरीज रिस्पॉन्सिबल है सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग, मेरे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, हाउ द डिक्लाइन टुक प्लेस, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। अब आप याद करिए, मैंने आपको इंडस सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में या 4 फेजेस में पढ़ाया सर, है ना। उसमें जो प्री हड़प्पन है इसको जनरली हम लोग देखते नहीं हैं यहाँ पे, बट हमने यहाँ से इतने फेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ा है सर, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए हमको कैसे पता चला कि 1900 BC तक इट वेंट टू अ डिक्लाइन सर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी आर्कियोलॉजी, याद रखेगा, बेस्ड ऑन दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, याद रखेगा कि जो पुरातात्विक आधार हमारे पास मिले हैं उनके बेसिस के ऊपर से हमको ये चीज़ बहुत ही कंफर्म हो गई
कि 1900 BC तक ये आते आते इनफैक्ट डिक्लाइन में जा रहा है और इनका पतन होने की शुरुआत हो रही है सर, ठीक है। अब ये कहाँ से हमको देखने को मिल रहा है सर, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंगली 3 नक्शे दिए गए हैं। देयर आर 3 मैप्स विच आर एक्चुअली गिवन इन द बुक ऑफ एनसीईआरटी सर, ठीक है। आप देखिए कि जो अर्ली हड़प्पन फेज था उसमें आपको इतनी सारी लोकेशंस दिख रही है कि नहीं दिख रही है सर, ठीक है। हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ी थी, सिसवाल है, दम्ब सदात है, कोट दीजी है, आमरी है सर, ठीक है। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी कि मैच्योर हड़प्पन मतलब जो सिविलाइजेशन बनी है वो ये सब जगहों के ऊपर बनती है। धोलावीरा के अंदर, लोथल के अंदर, नागेश्वर के अंदर, आमरी उस टाइम पे भी छोटा सेंटर था, मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा सेंटर था सर, ठीक है। हमने हड़प्पा के बारे में देखा था, हमने मंडा के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। नर्मदा के नीचे हमने देखने की कोशिश की थी कि किस तरह से दैमाबाद करके एक जगह है जहाँ पे भी इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि इनके हड़प्पीय सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इतनी सारी सेंटर्स हमने देख ली थी, इंक्लूडिंग हमने राखीगढ़ी के बारे में भी पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा था सर, ठीक है। तो ये तो आपके मोटे मोटे सेंटर्स हो गए सर, है ना, जो मैच्योर हड़प्पन में थे। ये करीबन हम लोग कह सकते हैं कि ये 2400 BC के आसपास की साइट है। ये जो साइट है ये 2200 BC ऑनवर्ड से लेके करीबन 1900 BC तक की आपको ये लोकेशंस दिखेगी। और लास्ट आप पकड़ने की कोशिश करिए कि जब लेट हड़प्पन पीरियड आ रहा है, कौन सा पीरियड आ रहा है, लेट हड़प्पन पीरियड, जो अभी मैंने आपको बताया सर, ठीक है। वहाँ पे आपकी बहुत सारी लोकेशंस बदल जाती है सर, ठीक है। सो वी सी दैट द इंडस सिविलाइजेशन खास करके ये डिक्लाइन में गया। और डिक्लाइन के अंतर्गत हमको कैसे जानकारी मिली कि ये पतन में गया, तो 1900 BC के बाद मतलब 1800 BC ऑनवर्ड्स या 1700 BC तक आते आते, सो फ्रॉम 1900 BC ऑनवर्ड्स, सुनिए मेरी बात सर, ठीक है, वी गेट इंस्टेंसेस दैट द टाउन प्लानिंग वॉज लेफ्ट ओवर सर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कि इंडस फीचर्स के अंतर्गत टाउन प्लानिंग बहुत ही प्रोमिनेंट एस्पेक्ट था। बट 1900 BC के बाद हमको जो सेटलमेंट्स मिले हैं, हमको जो छोटे छोटे नगर मिले हैं, जो छोटे छोटे गांव और बस्ती मिली है, वहाँ पे टाउन प्लानिंग के कोई एविडेंसेस नहीं दिख रहे हैं सर, ठीक है। तो अगर टाउन प्लानिंग के एविडेंसेस नहीं दिख रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि साहब इनका डिक्लाइन होने की शुरुआत हो रही है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे सर, ठीक है। दूसरा हमको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के अंदर भी इनफैक्ट कहीं कहीं पे इंक्रीज दिख रहा है, कुछ कुछ लोकेशन में माइग्रेशन भी दिख रही है सर, ठीक है। ज़्यादातर सेंटर्स में आपको काफ़ी डेंसिटी बढ़ी हुई दिखेगी और पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है सर, ठीक है। तो इनकी जो अर्बन फीचर्स हुआ करते थे, याद आया अर्बन फीचर्स हमने पिछले क्लासेस के अंदर देखे थे, वो अर्बन फीचर्स अब पूरी तरह से रेलीगेट हो रहे हैं। और हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अर्बन फीचर्स अब हमको ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंस के ऊपर नहीं आ रहे हैं सर, ठीक है। सो अर्बन फीचर्स नहीं आ रहे हैं, पॉपुलेशन नहीं हो रहा है, टाउन प्लानिंग का इशू हो रहा है सर, ठीक है। और फिर छोटे 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 दूसरे प्रकार के सेटलमेंट्स भी हमको दिख जाएंगे। सो इन द लेट हड़प्पन पीरियड हमको बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे कल्चर्स देखने को मिले जो हड़प्पीय सभ्यता के बाहर हुआ करते थे। दिस कल्चर्स वर एक्चुअली आउटसाइड द इंडस सिविलाइजेशन। सुनिए मेरी बात सर, ठीक है। हमको बहुत सारे ऐसे कल्चर्स मिले जो हड़प्पीय मेन स्ट्रीम जो सभ्यता थी, द इंडस सिविलाइजेशन, द मेन स्ट्रीम इंडस सिविलाइजेशन, इट वॉज आउट ऑफ दैट सर, ठीक है। सो इट वॉज नॉट फॉलोइंग दैट अपार्ट सर, ठीक है। तो हमको कौन से जगह मिली है याद रखिएगा सर, है ना। तो एक तो झुखर करके जगह दिखती है राजस्थान के अंदर सर, ठीक है ना। सो ये थार वाला राजस्थान वाला जो रीजन है वहाँ पे सर, ठीक है। दूसरा आपको रंगपुर दिखेगा। अब देखिए रंगपुर की कहानी क्या है सर, ठीक है। रंगपुर इंडस सिविलाइजेशन जब मैच्योर फेज में था तो वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा था, और जब लेट पीरियड आया, जब डिक्लाइन में आया, तो वहाँ पे भी हमको रंगपुर दिख जाता है सर, ठीक है। इनफैक्ट लोथल भी इसी पीरियड में ज़्यादा डेवलप होता है। लोथल की स्थापना तो मैच्योर पीरियड में हो गई थी, बट उसका डेवलपमेंट लेट पीरियड में हो रहा है, मतलब 1900 BC के आसपास उसका हो रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट। उसी तौर के ऊपर आपको सवात वैली दिख रही है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। ये एक कल्चर दिख रहा है सिमेट्री एच कल्चर सर, ठीक है ना। सिमेट्री एच कल्चर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिमेट्री मिली है। सिमेट्री समझ में आता है सर, अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज आर बरीड, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज़ को, मृत शरीरों को दफनाया गया है। तो ये जितना भी सिमेट्री एज का कल्चर वाला जगह है, इट इज़ शोइंग वेरी डिफरेंट ट्रेंड फ्रॉम द हड़प्पन बरियल्स। हड़प्पा के यहाँ पे जो बरियल्स हमको दिख रहे थे, उस प्रकार के बरियल्स आपको सिमेट्री एज के अंदर नहीं दिखते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट सिसवाल हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है। सिसवाल आपको प्री हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन के अंदर भी एक साइट दिखेगी, पर वही सिसवाल यहाँ पे काफ़ी अपना ट्रेंड बदल रहा है सर, ठीक है।
तो इन सब के बेसिस के ऊपर से मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से आपको एक अर्ली हड़प्पन दिख रहा है सर। गेटिंग माय पॉइंट, आपको एक साइड के ऊपर अर्ली हड़प्पन दिख रहा है, फिर मैच्योर दिख रहा है और ये लेट हड़प्पन दिख रहा है सर। ठीक है, ये तीनों पीरियड के अंदर आपकी साइट्स डेवलप हो रही है। इन तीनों पीरियड के अंदर आपके यहाँ पे इनफैक्ट है ना कल्चरल और ज्योग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं और इसी के कारण आपकी सेटलमेंट की जो पैटर्न है, आपके यहाँ पे स्थायी होने की जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो भी बदल गई है सर। इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, हम लोग एक तारण लगा सकते हैं, हम लोग एक ऐसी इनफैक्ट है ना एक सोच बांध सकते हैं कि इनके डिक्लाइन के कहीं ना कहीं पीछे की कहानी आपको 1800 तक देखने को मिल जाती है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यहाँ से ही हम लोग अब लास्ट टॉपिक के ऊपर देखते हैं। ये जो नक्शे दिए गए हैं ये 3 अलग अलग पेजेस में दिए हैं, ये मैंने कंबाइन करके स्लाइड में डाले हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एक पेज नंबर 1 पे होगा, एक 15 नंबर पे होगा, एक 28 नंबर पे होगा। मैंने कंबाइन करके एक स्लाइड में दिखाया क्योंकि इससे हमको ट्रेंड समझ में आता है सर। समझ में आ रहा है आपको सर? ठीक है, ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ और निर्माण हुआ उसमें कैसा ट्रेंड चल रहा है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कैसे अर्ली हड़प्पन आया, फिर मैच्योर आया, फिर लेट हड़प्पन तक आते आते कैसे बदलाव हो रहे हैं उसका ट्रेंड देखने को मिला सर। ठीक है, अब उसको हम लोग कैसे को रिलेट कर रहे हैं उसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। हाउ द ट्रेंड कैन बी को रिलेटेड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर द इंडस सिविलाइजेशन एंड उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो भी समझने की कोशिश करेंगे सर। ठीक है, अब क्या लिखता है, देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BC मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबंडन सर। ठीक है, चोलिस्तान का मतलब क्या है सर? चोलिस्तान का मतलब है कि ये सिंध डेजर्ट वाली जो साइट है आपकी, जो ये वाली जो साइट है सर, यहाँ की बहुत सारी साइट्स थी, यहाँ से आपको 200 से ज़्यादा साइट्स मिलती है, ये सब की सब एबंडन कर दी जाती है। खैर यहाँ नक्शे में तो बहुत लिमिटेड दी गई है, बट चोलिस्तान इज़ अ रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जो थार डेजर्ट के अंदर रीजन है उसी को चोलिस्तान कहते हैं। ये एनसीईआरटी कहती है और सच्चाई भी यही है कि 1800 BC तक आते आते वी फाइंड कि इनको एबंडन कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि एबंडन क्यों किया गया। यहाँ से आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करवाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से ही हमको तारण मिलेगा सर कि इन्होंने क्यों एबंडन किया, व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे लेफ्ट द साइट्स, है ना। लोग अपना घर छोड़ के क्यों कहीं चले गए थे, उनका शरीर ख़त्म हो गया था, कोई बीमारी फैल गई थी सर, है ना। वॉज इट अ सम काइंड ऑफ पैंडेमिक कि ये इनकी साइट्स को एबंडन कर दिया गया। लोग एबंडन करना मतलब छोड़ के भाग जाना, मतलब लिटरली आप कुछ कारणों से चले जाते हो, वहाँ पे नहीं रुकोगे सर, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे घर होते हैं गाँवों के अंदर या बहुत सारे आपको बिल्डिंग्स दिख जाएंगे, उसको एबंडन कर दिया होता है। एबंडन का मतलब ही होता है कि उसको अपने हाल पे छोड़ देना। सादी भाषा के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, लोग उसको अपने हाल के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हड़प्पन्स ने अपने बहुत सारे प्लेसेस को, खास करके चोलिस्तान जो सबसे मैं कहूँगा कि डेंस एरिया था हड़प्पन्स के लिए, चोलिस्तान एक ऐसा रीजन था जो सबसे डेंस हुआ करता था, उसी को ही एबंडन कर दिया। तो ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू कि व्हाई द हड़प्पन्स वर बेसिकली एबंडनिंग देयर ओन एरिया। इन्होंने खुद अपने एरिया को क्यों एबंडन किया, ये तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर। ठीक है, तो ये तो सोचने वाली बात है, इट्स अ क्वेश्चन टू बी थिंक अबाउट सर। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको पॉन्डर करने की आवश्यकता है कि क्या आवश्यकता रहती है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो एक तो ये पॉइंट आपको यहाँ से दिख जाएगी। इनफैक्ट ये एक साइड के ऊपर एबंडन हो रहा था और दूसरा आज का गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, खास करके गुजरात में तो आपको साइट्स दिख जाएगी लेट हड़प्पन पीरियड में भी। वेस्टर्न यूपी जहाँ पे इनफैक्ट कभी भी हड़प्पन्स माइग्रेट करके नहीं गए थे, या हरियाणा जहाँ पे भी आपको कुछ विस्तारों को छोड़ के ज़्यादातर साइट्स नहीं मिल रही है, अब वो सब रीजन्स के अंदर आपको हड़प्पन्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है सर। ठीक है ना। सो एक साइड के ऊपर हमको क्या देखने को मिला कि चोलिस्तान में लोग डिक्लाइन में जा रहे हैं और हमको देखने को मिल रहा है हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी मतलब ये मेरठ और उससे लेके आप चले जाइए बुलंदशहर तक का जो अलीगढ़ वाला जो पट्टा है, उन सब रीजन्स में आपको काफ़ी सारी सेटलमेंट्स दिख रही है सर। ठीक है, तो 1800 BC के आसपास के पीरियड में हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस देखने को मिले। इन सब एविडेंसेस का जब हम लोग तारण निकाल रहे हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी आर कमिंग टू अ पॉइंट that we are seeing that the reasons behind the abandonment might be many factors, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं सर। ठीक है, बट ये लोग ने अपने कुछ रीजन्स को छोड़ा और कुछ नए रीजन्स के अंदर सेटल करने की शुरुआत की सर। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप देखिए हमको कैसे पता चला कि इनका डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइनिंग के पीछे आपको पहला एक रीज़न देखने को मिल रहा है, वो है अबंडन करना सर, है ना। चीज़ों को छोड़ के चले जाना, दूसरी कहीं जगह पर माइग्रेट कर देना। दूसरा पॉइंट, जहाँ जहाँ ये लोग रुके भी थे
इवन लोथल के अंदर लोग रुके थे, या आप पकड़ के चलो मोहनजोदड़ो के अंदर लोग रुके हुए मिल जाएंगे, हड़प्पा वाले आजू बाजू वाले प्रदेश में लोग रुकने वाले, पर उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। 1900 तक आते आते याद रखेगा, वी सी चेंजेस इन मटेरियल कल्चर। अब आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक थियरी के अंतर्गत कि भाई साहब हड़प्पन्स का डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई, सुनिए मेरी बात, एज अ पार्ट ऑफ द थियोरिटिकल डिस्कशंस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन 1900 BC के आसपास हुआ। अब आप मुझे पूछोगे कि सर कैसे हुआ, तो मैंने उसके पीछे की रीज़न बताया सर, ठीक है। हमने आपको बेसिकली एक एविडेंसेस बताए जिसके बेसिस के ऊपर मैं तारण बना सकता हूँ कि ये कैसे डिक्लाइन में गए सर, ठीक है। तो बाय 1900 BC वी गेट एविडेंसेस अबाउट द डिक्लाइन थियरी सर, है ना। और कौन से एविडेंसेस मिले? पहला एविडेंस मिला वो है एबंडन करना, एबंडनिंग दी ओरिजिनल साइट्स। आपकी जो मुख्य शहर थी उसको आप एबंडन करते हुए छोड़ के जा रहे हो सर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि इनफैक्ट, है ना, एक एविडेंस था। एंड फॉर एग्जांपल यू कैन कम टू एन कंक्लूजन कि चोलिस्तान इज़ एन एरिया जहाँ पे हमको बहुत ही क्लियर कट एविडेंसेस दिख रहे हैं कि ये डिक्लाइन में जा रहे हैं सर, ठीक है। उसके सिवाय आप सेकेंड पॉइंट के ऊपर जा रहे हो कि वेस्टर्न यूपी, गुजरात एंड सम पोर्शंस ऑफ हरियाणा आर सीइंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दैट मीन्स द पीपल आर माइग्रेटिंग। पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका मतलब ये दर्शाता है कि पीपल हु आर माइग्रेटिंग, एंड दिस माइट बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, दैट इज़ द रीजन्स ऑफ दिस। मैंने अभी आपको बताया सर, यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होके इस साइड चले गए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट्स देखने को मिल रही है सर, जो पहले नहीं मिल रही थी। यहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट्स देखने को मिल रही है। ये सिंध वाले रीजन्स में हमको सेटलमेंट बहुत कम मिल रही है, वी फाइंड वेरी लेस ऑफ द सेटलमेंट्स, है ना। सो इन द रीजन्स ऑफ सिंध वी सी दैट मल्टीपल, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तीसरा क्या हुआ, द हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड, मतलब बेसिकली जो पहले से एग्जिस्टिंग साइट्स है, जो हड़प्पा है, लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये और भी शहर हो गए, मंडा हो गया सर, ठीक है। बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा मटेरियल डिक्लाइन आया सर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू मीन बाय द चेंजेस इन मटेरियल कल्चर? अब आप देखिए, हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि हड़प्पन सोसाइटी वॉज क्वाइट अ वेरी प्रॉस्परस सोसाइटी। याद आया आपको? प्रॉस्परिटी कैसे मिलती है कि इनके घर देख के देखने को मिल रहा है, इन्होंने जो आर्टिफैक्ट बनाए थे अलग अलग प्रकार के उसको देखने को मिल रहा है, क्राफ्टमैन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी खुद की प्रासंगिकता होते हैं, उनका महत्व होता है सर, ठीक है। वो भी काफ़ी सारा बदलाव में आ गया था सर, ठीक है ना। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि इनके यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे। ये चेंजेस के अंतर्गत हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि धीरे 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 इनके यहाँ पे मटेरियल कल्चर डिक्लाइन में जा रहा है। और मटेरियल कल्चर कैसे डिक्लाइन में जा रहा है, सुनिए मेरी बात सर, ठीक है। तो अब हमको एविडेंसेस मिल रहे हैं कि हड़प्पन्स के समय के दौरान इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, वेट्स एंड मेजर्स बनाए थे, छोटे छोटे क्यूबिकल, याद आया आपको, पत्थर से जनरली नापने के लिए, तोलने के लिए इन्होंने ये बनाने की कोशिश की थी। दे हैड ट्राइड टू क्रिएट दिस वेट्स एंड मेजर जस्ट आई वुड से टू सी एंड टू मेक श्योर कि भाई उसके अंतर्गत इनफैक्ट किस तरह से चीज़ें चलती है सर, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इन्होंने राइटिंग की सिस्टम बनाई थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट किया था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन किया था, वो भी ख़त्म हो रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर, ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इनको देख के किस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है सर, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स का चला जाना, व्हाट डू मीन बाय दैट, मतलब यहाँ पे जो अथॉरिटी थी और यहाँ पे जो नॉलेज था, मैं कहूँगा वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। समझे कि नहीं समझे? हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वो पीरियड है जब अथॉरिटी और जो नॉलेज हमको जिस प्रकार से चाहिए सर, वो पूरी तरह से अब समाप्त हो रहा है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दूसरा, सील्स का प्रोडक्शन हो रहा था बहुत लार्ज स्केल के अंदर। हमने देखा था कि चाणूदरों के अंदर तो सील मेकिंग फैक्ट्री के भी एविडेंसेस मिल जाते हैं सर, ठीक है। वो भी अब ख़त्म हो गए। अब कौन ख़त्म करके गया सर? लोगों के पास नॉलेज ख़त्म हो गया। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन, तीसरी से चौथी जनरेशन, चौथी जनरेशन, मतलब 1G 2G 3G 4G, जीजा जी सर, है ना। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, आठवीं, 10वीं जनरेशन तक और जीजा जी की जनरेशन तक जो नॉलेज पास ऑन होता था,
वो नॉलेज पास ऑन पूरी तरह से स्टॉप हो गया। अब ये नॉलेज पासिंग ऑन क्यों स्टॉप हो गया सर? ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न? क्योंकि ये ट्रेडिशनल आर्ट हुआ करते थे, आप समझने की कोशिश करिए। और जनरली ट्रेडिशनल आर्ट में क्या होता है कि एक जनरेशन सीखती है ना, तो आगे की जनरेशन को ये सिखा के और चीज़ें समझाती है कि देख बेटा, हमने कुछ ऐसे बनाया था, अब आपको इसको आगे लेगेसी को कंटिन्यू करना है सर। ठीक है, हड़प्पन्स ने अपनी स्क्रिप्ट डेवलप की थी, याद करिए, हमने पिछले क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था। अब ये स्क्रिप्ट भी खत्म हो गई है सर। ठीक है, हमको पता चल रहा है कि हड़प्पन्स व्यापार करते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग के अंतर्गत। याद आया आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग कहाँ पे होता था? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग यूज्ड टू टेक प्लेस टिल द मॉडर्न डे मेसोपोटामिया, टिल द मॉडर्न डे दिलमुन मतलब मॉडर्न डे, अब आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहरीन दिखेगा, या मगन दैट इज़ मॉडर्न डे कुवैत सर। ठीक है, वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के बेसिस के ऊपर से जो ब्रॉन्ज आर्ट मेकिंग की इनके पास टेक्निक हुआ करती थी, वो सब समाप्त हो गई। तो ग्रेजुअली हमको पता चल रहा है कि इवन कुछ कुछ हड़प्पन्स जहाँ पे पुराने घरों में रहते भी थे, अब उनके पास वो नॉलेज नहीं है। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि उनके जो फोर फादर्स हुआ करते थे, उनके ऊपर की 200-300 साल पहले की जो पीढ़ी हुआ करती थी, वो गजब का इनफैक्ट है ना व्यापार करती थी, है ना बेटे, मौज करा दी सर, है ना, तुम तो बड़े हैवी खिलाड़ी निकले सर। ठीक है, हड़प्पन्स की जो हैवीनेस है सर, है ना, मौज कराने वाली, वो धीरे 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 ख़त्म हो गई। और ये सब एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर से हिस्टोरियंस कहते हैं कि व्हेन द डिक्लाइन ऑफ मटेरियल कल्चर टुक प्लेस, व्हेन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन नॉर्मल हड़प्पन एरिया से बाहर निकल के दूसरे एरियाज में इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, where we see the abandoning of the original sites took place, example in Cholistan, and Cholistan was one such area where the maximum Harappan sites were located. We do get and we are clear cut of the opinion that by 1900s they might have declined. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको सर? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1900 तक आते आते जिस तरह से इनफैक्ट इनके यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक का मतलब क्या है कि इनकी जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से बदल गई है। और ये मटेरियलिस्टिक चेंजेस हम लोग को देखने को मिला बहुत मिनिमम हो रहे हैं। मतलब इनके यहाँ पे जो मटेरियल्स का डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ पे इनकी जो पूरी की पूरी इनफैक्ट सोसाइटी को मैंने बताया था कि डिमांड ड्रिवन सोसाइटी थी, याद आया? द सोसाइटी वॉज डिमांड ड्रिवन, एंड व्हाट डू वी सी, द डिमांड ड्रिवन सोसाइटी गॉट इनटू अ डिक्लाइन, एंड ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी भी शायद कम हुई होगी सर। ठीक है, इनके घरों के अंदर जो टेक्निक थी वो भी पूरी तरह से बदल जाती है। वी सी द हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक ऑल्सो गॉट डिटीरिएटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यही है कि हड़प्पन सब पुराने जैसे घर भी नहीं बना रहे, हड़प्पन सब टाउन प्लानिंग भी नहीं कर रहे, हड़प्पन जो पानी की व्यवस्था थी, वाटर सिस्टम थी, वो भी डेवलप नहीं कर पा रहे, हड़प्पन जो चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे, हड़प्पन व्यापार भी नहीं कर रहे। भाई पूरा हड़प्पन गजनी हो गया क्या? हाँ भाई साहब, 1900 तक आते आते हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हड़प्पन्स की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई। और कैसी लाइफस्टाइल हमको रिफ्लेक्ट कर रही है? अब हमको ग्रामीण लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट कर रही है। वी सी दैट द हड़प्पन्स हैड एक्चुअली चेंज देयर मटेरियलिस्टिक कल्चर। और जो अर्ली फेज़ में और मैच्योर फेज़ में अर्बन कल्चर का हमने ट्रेंड देखा था, अर्बन कल्चर याद आया? हमने इंडस सिविलाइजेशन का जब पहले 2 क्लासेस शुरू किए थे तो उसमें अर्बनाइजेशन के फीचर्स को आपको पढ़ाया था सर, है ना, याद करिए उसको सर। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या हो गई है कि यहाँ पे जो अर्बन कल्चर हुआ करता था, अर्बन सिविलाइजेशन का कंसेप्ट हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर आपको बताया था, उसकी जगह यहाँ इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग देखते हैं तो अब कंडीशन हो गई है कि ये रूरल वे ऑफ लाइफ के अंदर इनफैक्ट डेवलप हो गए हैं। तो ये जितने भी लोकेशंस हमको मिल रहे हैं बाय 1900 BC धीरे 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 ग्रामीण स्तर के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो गए। तो बिकॉज दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूरल वे ऑफ लाइफ, बिकॉज दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इन अ मल्टीपल वे, जिनके हाउसेस की टेक्निक बदल गई, इनकी वाटर मैनेज की टेक्निक बदल गई, इनकी इरिगेशन की टेक्निक बदल गई, इनकी व्यापार की टेक्निक बदल गई, इनकी स्क्रिप्ट भूल गए। अरे लेटर पीरियड में इनकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई सर। अब स्क्रिप्ट कैसे खत्म हो गई? कौन कोई लेके चला गया क्या? कैसे? ठीक है, लिखने वाला जो एक टीचर होगा वो टीचर मर गया और आगे की जनरेशन के अंदर पढ़ा नहीं पाया कि कैसे लिपि बनती है हमारी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे सर, है ना। हम जब कहते हैं कि भाई इनका डिक्लाइन होने की एविडेंसेस क्या क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, मटेरियलिस्टिक एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एविडेंसेस भी मिल रहे हैं, पॉलिटिकल एविडेंसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि 1900 के पहले एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बाय 1900 इनके यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशंस भी वीकन हो रही है
और पॉलिटिकल कंडीशंस वीकन हो रही है, वो कैसे दर्शाता है कि टाउन प्लानिंग एबंडन हो गया, हड़प्पन्स ने अपने पुराने शहरों को छोड़ दिया, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ग्रामीण लाइफस्टाइल हो गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना, आपने वो मीम देखा होगा, वैसी कंडीशन हड़प्पन्स के अंदर होती है। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब हम लोग लेट हड़प्पन पीरियड को देखते हैं, ये पीरियड रूरल वे को दर्शाता है। और इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई साहब 1900 BC के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ओरिजिनल फॉर्मेट से हट गई है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने ओरिजिनल वे ऑफ लाइफ से दूर चली गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले जैसी हुआ करती थी, अब वैसी नहीं रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में लिख दो, बोलो हाँ, लिख दीजिएगा, बोलो हाँ सर, यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो इनके डिक्लाइन के पीछे के ऐसे रट्टा मत मारिएगा, नेवर रट्टाफाई, है ना। आप लोग के साथ दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ। आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है और आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग रट्टा मार देंगे। देखो, रट्टा मारने से इतिहास कभी भी आप, है ना, मैं कहूँगा कि एक हद से ज़्यादा याद नहीं रख पाओगे सर। ठीक है, याद रखने की एक टेक्निक होती है और उसमें ये कंसेप्ट आता है। एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट याद रहेंगे कि अच्छा, इसके साथ हमने उसके लिंकेजेस को हाईलाइट किया था सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ रहे हैं, दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ, उसमें मैं आपको यही कन्वे कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कैसे बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो वी कम टू नो दैट बाय 1900 BC, याद रखेगा, द डिक्लाइन टुक प्लेस एंड इसके पीछे एविडेंसेस हमको बहुत सारे मिले। ये एविडेंसेस के अंतर्गत abandonment of the original sites, we see the evidences of migration, we see the evidences of material changes। और मटेरियल चेंजेस के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई इनकी, हमने देखा कि जो ट्रेडिंग हो रहा था वो ख़त्म हो गया, हमने देखा कि इनके यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस थी वो पूरी तरह से डिक्लाइन में जा रही है। हमने ये भी देखा कि जो टाउन प्लानिंग था वो टाउन प्लानिंग भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया सर। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये वो पीरियड है जब हड़प्पन्स ने अपने जो सील्स इशू किए थे वो सील्स भी ख़त्म कर दिए। इन्होंने जो वेट्स एंड मेजर्स को इशू किया था मेजरमेंट के लिए सर, ठीक है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। एंड वी फाइंड ओवरऑल कैसे देखने को मिल रहा है, रूरल कल्चर और रूरल वे ऑफ लाइफ को दर्शाता है सर। ठीक है, सो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग को पता चल रहा है कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन हो गया। अब एक थियरी तो हम मान लेते हैं कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन हुआ 1900 के आसपास, और हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस है जो मैंने आपको बताए, ये मोटे मोटे एविडेंसेस जो हम लोग ऑलमोस्ट मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से चर्चा कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये चर्चा इनफैक्ट वो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं लगती होगी। ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लगती होगी? क्योंकि बच्चों को क्या है कि आजकल फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, 30 मिनट में तो खाना फ्री आ जाता है। आपने देखा होगा एप्लीकेशन पे इनफैक्ट, है ना, कि एक के ऊपर एक फ्री बना दो, या लेट हो गया तो हम आपको पिज़्ज़ा फ्री दे देंगे। तो वही मेंटालिटी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तैयारी करने आते हैं यूट्यूब के ऊपर खास करके, और उन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी जो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं नहीं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, वो आपको फाउंडेशन का काम करता है। टीचर हमेशा आपको क्या करता है, बेसिकली एक डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। वर्बैटिमली अगर आप इनफैक्ट, है ना, डॉट बाय डॉट देखने की कोशिश करोगे तो यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी के अंदर जो कन्वर्जन रेशियो बहुत टफ है, उसके बावजूद भी अगर आप मेरी क्वालिटी के ऊपर प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हो कि प्रतीक नायक के क्लास से आता नहीं है, तो कभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा प्रतीक नायक हिस्ट्री एनालिसिस प्रीलिम्स 2020। ठीक है, मैंने यही चैनल के ऊपर यहाँ पे ही 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया है। खाली सर्च करेगा प्रतीक नायक प्रीलिम्स हिस्ट्री 2020 और वहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरे टोटल प्लस कोर्सेस और यहाँ यूट्यूब के ऊपर मैंने जो 6ठे 7वें 8वें की एनसीईआरटी भी करवाई थी, उन सब में से मिला के करीबन 16 के आसपास क्वेश्चंस आप सीधे अटेम्प्ट कर पाओगे फ्रॉम हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर।
16 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स 2020 के अंदर से, ठीक है ना। 2020 की प्रीलिम्स के अंदर 20 क्वेश्चंस आए थे सर, और आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन 2020 प्रीलिम्स यूपीएससी, 16 क्वेश्चंस कैन बी वर्बेटिमली आस्क्ड फ्रॉम प्रतीक नायक्स कोर्सेज फ्रॉम यूट्यूब एंड द अनअकैडमी प्लस कोर्स। तो आप में से जिन जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि सर प्रतीक नायक यहाँ पे टाइम पास करवा रहा है, या प्रतीक नायक यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिवली की जगह, फैक्चुअल नॉलेज की जगह हमारे साथ डिस्कशन ज़्यादा करवा रहा है, तो उनके लिए वो जो महाशय है जो ये कमेंट्स के अंदर इस प्रकार की लीचिंग काम करते हैं, उनको ज़रा ये सर्च करवा दीजिएगा। ये इसके ऊपर अलग से आपको एक सेशन लूँगा तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से किस तरह से कन्वर्जन होता है क्वेश्चंस का सर, ठीक है। और अभी तक के लेक्चर्स में से अगर छठे की, सातवें की, आठवें की, और उसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करिए बाकी सारे ईयर की एनसीईआरटी को आप लिंकअप करके देखोगे तो नई करके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। खैर उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे सो दैट हमारे जो वेल विशर्स हैं उनको उसका आंसर भी मिल जाएगा। सर वापिस आ जाते हैं, हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको इसकी अबंडनमेंट के बारे में पढ़ा रहा था सर, ठीक है। और जब हम लोग अबंडनमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि 1900 के आसपास पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हड़प्पन्स की लाइफस्टाइल रूरल वे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। अब आप मान लेते हैं कि रूरल वे के अंदर हो गई, उसके पीछे के हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस मिल गए हैं। वी हैव गॉट हिस्टोरिकल एविडेंसेस कि यार इनका जीवन बदल गया, हालात बदल गई, जज्बात बदल गए। अब आपको दूसरा प्रश्न यहाँ से ये भी होना चाहिए कि अगर सर इनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है, अगर सर इनकी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है तो हु डिड दैट? हु डिड दैट? किसने किया? किसने किया और कैसे किया? हड़प्पन्स क्यों अपनी अर्बन लाइफस्टाइल को छोड़ के ग्रामीण लाइफस्टाइल को जीने का स्वीकार करते हैं? या इनके जीवन में क्यों इतने सारे बदलाव आ गए 800 साल के बाद, विद इन 800 ईयर्स? वाई सो मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन टू द वे ऑफ लाइफ ऑफ द हड़प्पन्स? सवाल आ रहा है सबको? क्वेश्चंस अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये तो मैं मान गया हूँ। अब यहाँ से दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ मैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इतना सारा बदलाव आ गया तो किसने ये बदलाव लेके आए? हड़प्पन्स का डिक्लाइन कैसे हुआ? हमने देख लिया डिक्लाइन के रीजंस हो गए, डिक्लाइन के पीछे कि हमने कारण को स्वीकार लिया कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन हो गया। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से तो ये आता है कि हु डिड दैट? कोई आया था तलवार लेके, हड़प्पन्स को मार दिया सब लोगों को? हाँ, तलवार लेके कोई राजा आया था जिसने आक्रमण किया। हड़प्पन्स के पास, बेचारों के पास सेना नहीं थी, और सेना ना होने के कारण उनका डिक्लाइन हो गया। या हड़प्पन्स की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई, पैसे बहुत खर्च कर दिए जहां नहीं करने थे, और आर्थिक रूप से कंगाल हो गए। समझने की कोशिश करिए मेरी बातों को। और मैं जो यहाँ पे आपको थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ उसको लेके इनफैक्ट है ना, लोग फीस भी लेते हैं एनसीईआरटी को लेके सर, ठीक है। पर मेरा मानना है कि एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है वो तो मैं आपको यहाँ से ही करवा दूंगा सर, है ना। आप अप्लाइड पढ़ने के लिए आइए मेरे पास, यू कम टू मी फॉर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, आंसर राइटिंग की परस्पेक्शन, या जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो यहाँ डेवलप हो जाएगा सर। पर कंसेप्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ स्टडी में बहुत टाइम लगाती है। सेल्फ स्टडी में जो टाइम लगाती है, मतलब जो 6 महीने लगाएगी सेल्फ स्टडी में, आप मेरे साथ आओगे महीने के अंदर कवर करवा दूंगा सर। 1 मंथ 2 मंथ्स, मतलब जो मेरी कोर्स ड्यूरेशन होगी उस हिसाब से। वैसे ही ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो ऑप्शनल हिस्ट्री लोग 2 साल 1 साल लगाते हैं पढ़ने में, हम 5.5-6 महीने में के अंदर कवर कर देंगे, मैक्स 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। आंसर राइटिंग और वो सब बाकी करेंगे तो छोड़ दो सर, ठीक है। तो मूल कहने की बात यह है कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, एंड हाउ डिड दी हड़प्पन डिक्लाइन टुक प्लेस, ठीक है। हाउ द डिक्लाइन टुक प्लेस, हड़प्पन्स का पतन कैसे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हमने देख लिया कि बाय 1900 कंडीशन वर वेरी मच एप्ट फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बट इसके पीछे ये डिक्लाइन कैसे हो गया उसके पीछे बहुत सारी थियरी चलती है। अब थियरी के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करिए। एक थियरी चलती है जो कहती है कि सडन डिक्लाइन हुआ था। सडन डिक्लाइन का मतलब यह है कि हड़प्पन्स का जो पतन हुआ उसमें मूल एक कारण हो सकता है कि कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस आ गए होंगे। जियोलॉजिकल चेंजेस समझ में आ रहा है आपको सर, ठीक है। जियोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि ज़मीनी बदलाव हो गए होंगे। से फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया होगा,
और अर्थक्वेक आने के बाद हड़प्पन्स की पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई और फिर उसके बाद जो लोग बचे थे वो ग्रामीण विस्तार के अंदर रह रहे थे, रूरल वे ऑफ लाइफ के अंतर्गत सर। ठीक है, एक थियरी इसके अंदर ये भी कहती है देयर माइट बी सम काइंड ऑफ पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या है, कुछ बीमारी फैल गई होंगी एंड माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि कोरोना जैसी कुछ ऐसी बीमारी आ गई होगी। खैर हम लोग रबा खैर करें सब लोग के लिए सर। ठीक है, मेरी आप सबसे यही विशेष होगी कि आप सलामत रहे, आपकी फैमिली का ध्यान रखिए सर। ठीक है, और अभी जिस हिसाब से ये जो थर्ड वेव की तैयारी हमारे भारत के लोग कर रहे हैं घूमते घूमते सर, ठीक है, उसके अंदर भी थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेगा। खैर जो भी है, पर पैंडेमिक की कंडीशन होगी, देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे पैंडेमिक आ गया होगा, कुछ ऐसी बीमारी हो गई होगी सर, है ना, डिसीजेस स्प्रेड हो गए होंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो डिसीजेस स्प्रेड होने के कारण इनका डिक्लाइन हो गया। तीसरी एक थियरी जो कहती है वो है ग्रेजुअल डिक्लाइन की थियरी के अंदर। ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब क्या है कि ये धीरे 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 तौर के ऊपर इनका डिक्लाइन आया। और ये डिक्लाइन कैसे हुआ होगा सर, ठीक है, माइट बी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिक्लाइन। आर्थिक रूप से हड़प्पन्स का डिक्लाइन हुआ होगा और आर्थिक रूप से इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ हड़प्पन्स का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स इनका ट्रेड एंड कॉमर्स बेहाल हो गया। हमने देखा था कि इनकी अर्बन सिविलाइजेशन थी सर, और अर्बन एरियाज़ में व्यापार होना, चीज़ों का उत्पादन होना, और वो है ना कि इकोनॉमी की साइकिल घूमती रहनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में सर्वाइव करना, सस्टेन करना बहुत महंगा होता है। आपको भी पता है कि अर्बन लाइफस्टाइल को, अर्बन वे ऑफ लाइफ को स्वीकारना इट्स अ वेरी टफ थिंग सर। ठीक है, बट ये जो अर्बन वे ऑफ लाइफ यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें, वो हड़प्पन्स के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव के अंदर देखने को मिल रही है सर। ठीक है, तो एक तो सडन डिक्लाइन है, सडन डिक्लाइन में जियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी एक थियरी है कोई डिसीजेज स्प्रेड होंगे। तीसरी में इकोनॉमिक डिक्लाइन, आर्थिक रूप से इनकी कंडीशन ख़राब हो गई सर। ठीक है, चौथी एक कंडीशन यहाँ पे ये भी बोली जा रही है थियोरिटी के अंदर कि इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए होंगे सर। इकोलॉजिकल चेंजेस का मतलब क्या है कि हड़प्पा के बहुत सारे शहर ऐसे थे जो इनफैक्ट है ना रिवर बैंक्स के ऊपर सेटल थे। याद आया आपको सर, हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो जो है इट्स लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर सर, है ना। लोथल जो है वो भी नदी किनारे है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, सब के सब नदी किनारे हैं। हो सकता है कि रिवर बैंक्स के ऊपर जो सिटी लोकेशन इनका हुआ करता था और वहाँ पे फ्लडिंग हो गया होगा सर, है ना। बहुत सारे शहरों को पानी से डूबा दिया गया होगा सर, माइट बी अ पॉसिबिलिटी। और फ्लडिंग होने के कारण इनकी बहुत सारी पॉपुलेशन डूब गई होगी, डूब के मर गई होंगी। और जब इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन डूब के मर गई तो इनको लगा कि अब जो बचे कुछ लोग हैं, निकलो बेटा यहाँ से 9-2-11 हो जाइए सर। ठीक है, उसके पीछे एविडेंसेस भी मिलेंगे, वी गेट मल्टीपल एविडेंसेस, अभी आपको पढ़ाता हूँ। ये एविडेंसेस के अंतर्गत आपको GF डेल्स मिलेंगे। GF डेल्स ने मोहनजोदड़ो का स्टडी किया था और GF डेल्स कहते हैं कि यहाँ तो मुझे अलग अलग लेयर्स ऑफ सॉइल मिले हैं। आई हैव गॉट 7 लेयर्स ऑफ सॉइल, 7 अलग अलग चरणों के अंदर हमको मिट्टी मिली है, जिनके बेसिस के ऊपर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिक्लाइन खतरनाक हुआ है, मतलब बहुत बार फ्लडिंग हुआ है। यही इकोलॉजिकल चेंजेस के अंदर ये भी हो सकता है कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया होगा। कोर्स चेंज करने का मतलब ये है कि नदी जिस हिसाब से बहती थी उसने अपना रास्ता बदल दिया। हड़प्पन्स के जो शहर जो नदी किनारे हुआ करते थे उनको पानी की तकलीफ हो गई, और पानी के बिना आप जीवन नहीं जी पाओगे, यू वोंट बी एबल टू लिव विदाउट वाटर सर। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन भी हो गई होगी सर। ड्रॉट की कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे अकाल पड़ गया होगा और लोग माइग्रेट कर गए होंगे सर। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी थियरीज है, देयर आर मल्टीपल थियरीज। ये 1, 2, 10, ये इकोलॉजिकल चेंजेस में 4 थियरीज है। एक थियरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो है 5वीं, जहाँ पे बोला गया है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ। खैर ये थियरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना था कि आर्यंस ने आके इन्वेड किया होगा, पर ये तो गलत है। ये चीज़ तो पंचर हो गई है आज की तारीख में। किताबों में दिया है तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कस करूँगा, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स का मानना है कि हड़प्पा के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ, आर्य लोग ने आके इनकी पिटाई कर दी। वेरएस आर्यंस आए नहीं थे, वो चीज़ आज की तारीख में मॉडर्न हिस्ट्री इसको पंचर कर देती है। प्रेजेंट डे के अंदर आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च आया है वो ये आर्यन इन्वेजन थियरी को नकारता है। इट एक्चुअली रिजेक्ट्स द आर्यन इन्वेजन थियरी, क्योंकि आर्य का आक्रमण हुआ होता तो हमारे पास कुछ एविडेंसेस होते। वी वुड हैव गॉट एविडेंसेस कि हाउ द आर्यंस वुड हैव इन्वेडेड, दे वुड हैव लाइक नो क्रिएटेड अ स्लॉटर ग्राउंड। मतलब लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो आपको भी पता है कि मारा काटी मिल जाएगी, पर वैसा कोई मारा काटी के एविडेंसेस है नहीं।
वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस जहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ हो, या वी आर नॉट गेटिंग एविडेंसेस जहाँ पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ हो सर, राइट सर। तो हम लोग जब इंडस सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, हम लोग जब इंडस सिविलाइजेशन का ओवरऑल अभ्यास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? वी फाइंड देयर आर मल्टीपल थियरीज, और ये थियरीज के बेसिस के ऊपर से काफ़ी लोगों का मानना है कि इनका डिक्लाइन हुआ सर, ठीक है। तो हड़प्पन्स रूरल कल्चर में ट्रांसफॉर्म हुए, उसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरियंस के, बहुत सारे ऑथर्स के अपने अपने मंतव्य है। यही मंतव्य के अंतर्गत हम लोग जब देखने की कोशिश करते हैं, तो लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने एक्सप्लेनेशंस बताए सर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत पहला एक्सप्लेनेशन किसी ने देने की कोशिश की कि हड़प्पन्स ने यहाँ पे माइग्रेट किया, उसके पीछे का मुख्य कारण जो था वो था क्लाइमेट चेंज का कारण सर। गेटिंग अ पॉइंट है ना, आप समझने की कोशिश करिए। हड़प्पन्स ने यहाँ पे माइग्रेट किया, उसके पीछे का एक जो कारण था वो था क्लाइमेट चेंज का कारण। इनफैक्ट यहाँ पे एक थियरी कहती है कि हड़प्पन्स के माइग्रेशन के पीछे की कहानी जो है उसमें, इनफैक्ट कहाँ गया, ये रहा सर, सॉरी, इसमें जो कहानी है उसमें ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है सर, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे मौसम ने, या हो सकता है कि वातावरण जो है उसने अपनी इनफैक्ट पर्चा दिखाया होगा और हड़प्पन्स को बताया होगा कि बेटा आपने हमसे पंगा जो लिया है वो गलत तरह से लिया है सर, ठीक है। दूसरी एक थियरी चलती है, वो है डिफॉरेस्टेशन की थियरी। मतलब हड़प्पन्स के पास ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, हो सकता है कि हड़प्पन्स के वहाँ पे इनफैक्ट है ना, ये जो रिसोर्सेज मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इनकी एग्रीकल्चर बेस पूरी पीछे की जो सप्लाई सिस्टम थी वो टूट गई होगी। तीसरी थियरी ये भी चलती है कि यहाँ पे एक्सेसिव फ्लडिंग हुआ होगा। एक्सेसिव फ्लडिंग का मतलब क्या है, यहाँ बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि ये आया था, क्या कहते हैं, फ्लड आया था सर, और फ्लड आने के कारण भी शायद तक पॉसिबिलिटी थी कि हड़प्पन्स की कुछ शहर डूब गए होंगे सर, ठीक है। एक थियरी मैंने आपको बताई, वो है शिफ्टिंग अप ऑफ द रिवर्स, ऑफ द ड्राइंग ऑफ द रिवर्स। नदी जो है वो सूख गई है, और नदी सूखने के कारण हो सकता है कि हड़प्पन्स के यहाँ पे इनफैक्ट है ना वाटर की अवेलेबिलिटी का इशू हुआ होगा सर, ठीक है। एक कहानी ये भी कहता है कि ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, मतलब ये है कि हड़प्पन्स के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ये रिसोर्सेज ने, हड़प्पन्स ने बहुत बुरी तरह से उसका शोषण कर दिया। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पन्स ने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया, और इसके कारण इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, मतलब अनसस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। वेरस हमने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि हड़प्पन्स की जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट बहुत डोमिनेट करता है। आप याद करिए पिछले क्लासेस को, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हड़प्पन्स को हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि ये तो बहुत सस्टेनेबल लोग हुआ करते थे सर, ठीक है ना। हड़प्पन्स की वे ऑफ लाइफ कैसी थी, इट वॉज क्वाइट सस्टेनेबल एज वेल, है ना। तो हमने पिछले क्लासेस के अंदर ये भी पॉइंट्स को डिस्कस किया था। तो हम लोग जब इन सब रीजन्स को देख रहे हैं, ये जो जनरलाइज रीजन है अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स बन सकते हैं। कोई कहता है कि ये डोमिनेट करता है, कोई कहता है ये डोमिनेट करता है सर, ठीक है। जैसे एक थियरी आती है कि इनका डिक्लाइन फ्लडिंग के कारण हो। अब देखिए ये दोनों के दोनों एंटीथीसिस है, एक आता है ड्राइंग ऑफ रिवर्स और दूसरा आता है फ्लडिंग। अब एक होता है नदी का सूखना और एक होता है नदी उफान के ऊपर आना। अब ये दोनों साथ में तो नहीं हो सकते ना, इट कैन नॉट बी, आई वुड से टुगेदर। या नदी सूखने से आपका डिक्लाइन हुआ है, या नदी बहुत पानी उसके अंदर बढ़ गया, जल का जो स्तर है, द वाटर लेवल माइट हैव राइज्ड अप एंड वाटर लेवल राइज हो गया, इसके कारण इनका डिक्लाइन हो गया। और द अदर पॉइंट माइट बी द ड्राइंग ऑफ द रिवर्स, बट वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि भाई ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो मूलतः मेरी कहने की बात यह है कि जब हम लोग हड़प्पन्स को देखते हैं, जब हम लोग पूरे की पूरी हड़प्पन्स की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सम ऑफ दिस माइट बी द कॉज बिहाइंड दी सेटलमेंट्स गेटिंग डिक्लाइन। हो सकता है कि शायद मोहनजोदड़ो का इनफैक्ट डिक्लाइन जो है वो फ्लडिंग के कारण हो गया होगा, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हड़प्पा का डिक्लाइन जो है वो फ्लडिंग के कारण हुआ, लोथल का डिक्लाइन फ्लडिंग के कारण हुआ। इवन लोथल यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द लेटर हड़प्पन पीरियड। अगर डिक्लाइन साथ में होगा ना, सिविलाइजेशन डिक्लाइन तो साथ में कहते हैं ना सर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस एनसीईआरटी भी कहती है कि दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन।
आप इनफैक्ट जो रीज़न को यहाँ पे आपको मैंने वाइट बोर्ड के अंदर पढ़ा है, जो मैंने आपको एक एक करके हाईलाइट करके बताया कि अर्थक्वेक माइट बी ए रीज़न और जियोलॉजिकल चेंजेस माइट बी ए रीज़न और सम काइंड ऑफ पैंडेमिक माइट बी ए रीज़न और आई वुड से फॉरेन इन्वेजन माइट बी ए रीज़न, इकोलॉजिकल चेंजेस माइट बी ए रीज़न, और इसके अंदर इकोनॉमी जो ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ और फिर इनके पास खाने पीने की इशू क्रिएट हो गए, व्यापार नहीं हो रहा था, ये एक स्पेसिफिक रीज़न हो सकते हैं। स्पेसिफिक रीज़न का मतलब ये है कि इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट जनरलाइज द वन रीज़न फॉर होल ऑफ सिविलाइजेशन। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी सभ्यता कोई एक चीज़ के कारण पतन में आई है। सर आज देखिए, यह मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर देते हैं 2 मिनट, फिर वापस लेके जाऊंगा आपको एंशिएंट के अंदर। एक टॉपिक आप पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री में जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। पढ़ा है आप सबने, किताबों के अंदर देखा भी होगा। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की खासियत क्या है पता है दोस्तों? ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की खासियत यह है कि भारत में जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें आप बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी, पर क्या मीर जाफ़र अकेला रिस्पॉन्सिबल था बिहाइंड द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया? लोग कहते हैं कि भाई ये मीर जाफ़र ना होता तो बंगाल में प्लासी ना होता, प्लासी के अंतर्गत सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को हरा देता, भारत का इतिहास बदल जाता। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया गया है, यहाँ एक ऐसी परिस्थिति को आधार बनाया गया है जहाँ पे आप कभी भी ये नहीं मानते हो और इतिहास कभी भी नहीं मानता है कि मीर जाफ़र अकेला रिस्पॉन्सिबल था बिहाइंड द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया और बंगाल। देयर वर सर्टेन अदर रीजन्स एज वेल। उसी तौर के ऊपर जब हम लोग हड़प्पा की भी बात करते हैं तो हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ पूरी सभ्यता का, उसमें कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर माइट बी मल्टीपल फैक्टर्स, देयर माइट बी केस बाय केस फैक्टर्स। कुछ शहरों का पतन नदी के उफान के आने के कारण हुआ होगा, कुछ शहरों का पतन नदी में इनफैक्ट पानी सूखने के कारण भी हो सकता है। Some cities might have been declined because of the, I would say, the flooding issue like Mohenjo-daro. Some cities might have declined because of the drying of the rivers. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शहरों को अलग अलग केस के हिसाब से देखना पड़ेगा, चीज़ों को अलग अलग आपको एक नए आयाम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये डिक्लाइन के पीछे का कारण क्या है। What is the fundamental reason behind the specific case of decline, sir? Getting my point? जब तक आप उसको केस बाय केस एनालिसिस के हिसाब से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आपको एक जनरलाइज रीज़न दिखेगा कि हाँ भाई ठोक दिया कि नदी उफान के ऊपर आ गई इसके लिए डिक्लाइन हो गया, या हम लोग ने ठोक देंगे कि भाई यहाँ पे फ्लडिंग हो गया, नहीं ये क्या ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ये भूकंप आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज समझ में आता है, एग्रीकल्चर के अंदर इशू क्रिएट हो गए होंगे, हड़प्पन्स को खाने के लिए चीज़ नहीं मिल रही होगी सर, और खाने के लिए चीज़ नहीं मिल रही थी तो इनफैक्ट हमको क्या पता चल रहा है, हमको बहुत क्लियर कट देखने को मिल रही है चीज़ें कि हड़प्पन्स के डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सर गेटिंग माय पॉइंट? ये फैक्टर्स के अंतर्गत अगर आप समझने की कोशिश करिए, वी सी मल्टीपल थियरीज एंड मल्टीपल एविडेंसेस जो इसको सपोर्ट करते हैं। सर गेटिंग माय पॉइंट है ना? इनफैक्ट हम लोग देखने को पता चल रहा है कि भाई हड़प्पन स्टेट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट था, और हड़प्पन स्टेट जो स्ट्रॉन्ग स्टेट था वो रातों रात गायब हो रहा है, ऐसी कंडीशंस भी हमको देखने को मिल रही है। मैंने आपको बताया कि व्हेन यू हैव द डिसअपीयरेंस ऑफ द सील्स एंड द स्क्रिप्ट, ये सील्स एंड स्क्रिप्ट कौन इश्यू करता था? द सील्स एंड द स्क्रिप्ट वर इश्यूड बाय द स्टेट। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हड़प्पा के यहाँ पे राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया है, और राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे एक अथॉरिटी का अभाव हो रहा है, और अथॉरिटी का अभाव आपको डिक्लाइन में लेके जा रहा है। सर इनकी जो पॉटरी हुआ करती थी, हमने देखा था, बीड्स देखने की कोशिश की थी, इनकी जो वेट सिस्टम हुआ करती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और इन्होंने अपने सिटीज़ को अबंडन कर दिया। सर गेटिंग माय पॉइंट? ये कंडीशंस के अंतर्गत हम लोग बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी का डिक्लाइन बहुत ही सडन डिक्लाइन के रूप में था, और अथॉरिटी का डिक्लाइन जब सडन वे के अंदर हुआ तो ओवरऑल इनकी डिक्लाइन फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है। सर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को?
इनके यहाँ पे जो सेंट्रलाइज टेंडेंसी हुआ करती थी वो टूट जाती है, इनको पकड़ने वाली जो ताकत थी वो टूट जाती है, इनको अलग अलग इनफैक्ट मैं कहूँगा कि तारों के द्वारा बांधने की जो पूरी की पूरी शक्ति थी वो टूट रही है। और वो टूटने के एविडेंसेस भी हमको मिल रहे हैं कि टाउन प्लानिंग खत्म हो गया, ब्रिक्स का रेशियो खत्म हो गया, आपकी स्क्रिप्ट खत्म हो गई, आपके सील्स खत्म हो गए, आपका ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया। तो भाई साहब जब राज्य ही नहीं बचा है तो डिक्लाइन तो होगा ही, सिटीज को लोग अबंडन करेंगे ही, और जो शहरों में रह रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल बदल गई। और करीबन नई करके आप पकड़ के चलोगे तो 1200 साल के बाद 600 BC के बाद फिर नए शहर भारत के अंदर बनेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? 1200 साल के बाद वी कम टू नो अबाउट दी सेकेंड अर्बनाइजेशन। और हम लोग इनफैक्ट उसको जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है उसके पीछे के कैसे फैक्टर्स है सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए NCERT लिखती है द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज टू डेवलप इन अ कंप्लीटली डिफरेंट रीजन। कंप्लीटली डिफरेंट रीजन क्यों? क्योंकि हड़प्पन्स का जो सिटीज़ का निर्माण हुआ था वो कौन से रीजन्स में हुआ था? दैट वॉज इन द इंडस वैली सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? इसका नाम ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो नए शहर बनते हैं सर, ठीक है, वो यहाँ गंगा यमुना हिमालय की बेसिस के ऊपर बनेंगे जब हम लोग को महाजनपद का निर्माण दिखेगा। किसका निर्माण दिखेगा दोस्तों? we'll see the foundation and the formation of the Mahajanpadas, the 16 city states that were established in 6th century BC, that will be in the new region। but उसके पीछे तो बहुत सारी आपके और भी फैक्टर्स बाकी है सर, ठीक है। तो आपको अभी तक का पिक्चर क्लियर हो गया, आपको अभी तक का पिक्चर क्लियर हो गया कि क्या कहानी है, हड़प्पन्स के अंतर्गत इनके डिक्लाइन की स्टोरी कैसे चलती है, और हड़प्पन डिक्लाइन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, राइट सर, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे चलते हैं, और डिक्लाइन की थियरी में एक थियरी आती है जिसमें बोला गया है कि हड़प्पन्स का डिक्लाइन हुआ बिकॉज आर्यंस लोग जो थे वो भारत में आए थे, और ये आर्यन आते हैं जनरली वैदिक पीरियड के अंतर्गत सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहानी ये चलती है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, व्हेन यू विल स्टडी द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आपको 3 पीरियड एक के बाद एक दिखेंगे सर, ठीक है। और हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी देखते हैं प्राचीन भारत की, तो हमको 3 फेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं सर, जो एक के बाद एक चल रहे हैं। हमने ये क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको पिछले क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कराई है, बट मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक पूरी सिस्टम बैठ जाए क्रोनोलॉजी में, पहले क्या हुई बाद में क्या हुआ सर, ठीक है। तो अगर आप याद करिएगा तो हमने शुरू किया था स्टोन एज से, जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री का पीरियड। प्री हिस्ट्री का मतलब जो इतिहास से पहले है, क्योंकि कोई सोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे शुरू किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ठीक ठाक मिल रहे हैं, इसके लिए इतिहास का लेखन होने की शुरुआत हुई। ये जो प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड था, इसी के अंतर्गत हमने समझने की कोशिश की थी। इन दिस पीरियड ऑफ प्रोटो हिस्ट्री ओनली वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव ट्राइड टू कम टू अ कंक्लूजन दैट इसके डिक्लाइन के अंतर्गत बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, और कहा गया है कि करीबन 2600 BC से लेके 1800 BC तक आते आते ये लोग डिक्लाइन में गए। ये डिक्लाइन में गए, इसके बाद वैदिक एज की शुरुआत हुई, और वैदिक एज के अंतर्गत जो मुख्य सोर्स है वो है लिटरेचर। सो यू माइट बी अवेयर अबाउट द वैदिक लिटरेचर। आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, और ये चारों के चारों जब हम लोग वेद का अभ्यास करते हैं, व्हेन वी स्टडी ऑल द 4 वेदास, सो वी डू कम टू नो एंड वी डू कम टू अ कंक्लूजन कि ये चारों के चारों जो वेद थे, इनके बेसिस के ऊपर से लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। और वेद में जो कम्युनिटी रहती थी, खास करके आर्यंस जो इस यहाँ पे इनफेक्ट सेटल हुए थे, उन्होंने शायद ये हड़प्पन्स का डिक्लाइन किया होगा, ऐसी एक थियरी चलती है। और ये थियरी क्यों चलती है? क्योंकि ऋग्वेद के अंदर आपको एक स्टोरी लिखी गई है जहाँ पे आर्य समुदाय के भगवान हुआ करते थे पुरंदर या इंद्र। इंद्र को बेसिकली पुरंदर के नाम से भी जोड़ा गया है। पुरंदर इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, एक ऐसा भगवान जो किले तोड़ रहे हैं। और ये पुरंदर ने एक समय पे हरियूपा करके एक शहर के ऊपर आक्रमण किया था। कौन सा शहर? हरियूपा। हरियूपा एक स्टोरी लिखी गई ऋग्वेद के अंदर।
हिस्टोरियंस का मानना ये है, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का, कि ये जो हरियूपा है जहाँ पे इंद्र या पुरंदर जो भगवान है उसको तोड़ देते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं सर, ये हरियूपा और कोई नहीं बट प्राचीन हड़प्पा ही हुआ करता था सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? और इसी के कारण हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन के डिक्लाइन के पीछे एक थियरी आ सकती है, वो है आर्यन इन्वेजन थियरी। ये थियरी आज की तारीख में गलत हो गई है, मैं आपको अभी से ही कह देता हूँ। द थियरी ऑफ द आर्यन इन्वेजन हैज़ एक्चुअली बीन फॉल्सिफाइड। फॉल्सिफाइड का मतलब ये है कि उसको अब मान लिया है इतिहासकारों ने भी कि ये भाई पंचर डालने वाली थियरी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है सर, और इसके अंदर ज़्यादा हमको प्राधान्य भी नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट गिव, बट एटलीस्ट समझने के लिए हम लोग समझते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी फाइंड जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे, और उस समय पे जब डिस्कवरी हो रही थी इंडस सिविलाइजेशन में, तो उन्होंने इनफैक्ट यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली एक कहानी को हाईलाइट किया और बताया इन मैनी ऑफ द लिटरेचर, और फिर उसके बाद और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हड़प्पन्स के डिक्लाइन के पीछे एक कारण है कि एक आक्रमण हुआ होगा। अब आक्रमण हुआ है ये कैसे पता चला? आर्यंस ने तो लिखा नहीं है सीधा सीधा, सिवाय कि एक आध कहानी आपको मिल जाती है कि शायद आर्यंस ने आक्रमण किया होगा, बट अदर देन दिस वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस कि यहाँ पे इन्वेजन हुआ है सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो कैसे मान गए कि आक्रमण ही हुआ था सर? ठीक है, तो विदेशी आक्रमण हुआ था, सम काइंड ऑफ इन्वेजन टुक प्लेस। उसके पीछे का कारण है कि कुछ डेड बॉडीज़ मिली हैं, और डेड बॉडी के एविडेंसेस के ऊपर से इन लोग का मानना है कि इनफैक्ट है ना, ये लोग पूरी तरह से इनफैक्ट है ना इसको आक्रमण के रूप में कंसीडर करते हैं। डेड मैन लेन इज अ नैरो एली वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 feet इन विड्थ। एक गली मिली है, वहाँ पे डेड बॉडीज शायद मिली है इनको। एट द पॉइंट वेयर द लेन टर्न्स वेस्टवर्ड, पार्ट ऑफ अ स्कल एंड द बोन्स ऑफ द थोरेक्स एंड अपर आर्म ऑफ एन एडल्ट वर डिस्कवर्ड। थोरेक्स समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन सर। ठीक है, ऑल इन अ वेरी फ्रेबल कंडीशंस, टूटी हुई, एंड एट अ डेप्थ ऑफ 4 to 5 inch, मतलब 4 feet 2 inch, 4.5 feet के आसपास बोला गया है, 4 feet के ऊपर। द बॉडी ले ऑन इट्स बैक डायगोनली अक्रॉस द लेन, मतलब स्कल अलग है, मिडल पार्ट अलग है, बॉडी अलग है सर। ठीक है, 15 inches टू दी वेस्ट वर द फ्रेगमेंट्स ऑफ अ टाइनी स्कल। वो जो बॉडी है उसके बाजू में एक छोटी खोपड़िया भी मिली है। इट इज़ टू दिस रिमेन्स दैट द लेन्स ओज इट्स नेम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे मार्शल का जो पूरा बेसिस बना है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर, खास करके ये जो मोहनजोदड़ो वाली जो कहानी है और उसके आजू बाजू के जो शहर है, जब ये लोग इनफैक्ट उसको डिस्कवर कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि शायद यहाँ पे हमको कुछ कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जहाँ ये सब चीज़ें हमको मिल रही है। डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। डेड बॉडीज़ सिंगल फ्रेम के अंदर नहीं मिल रही है, खुपड़िया टूटी हुई मिल रही है, थोरेक्स वाला पोर्शन अलग मिल रहा है, किसी और को बाजू में आधा कटा जो बॉडी का पोर्शन है तो किसी ने मारा होगा, मार कूट के कहीं पे डाल दिया होगा। तो इसके लिए ये महाशय कहते हैं कि यहाँ पे ये जो थियरी है उसमें शायद विदेशी आक्रमण हुआ होगा सर। ठीक है, ये थियरी गलत है, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आएगा, जीएस में भी बताऊंगा और ऑप्शनल में भी बताऊंगा, और ऑप्शनल में दोनों पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि क्यों ये गलत है सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? 16 skeletons of people with ornaments that were wearing when they were died were found from the same part of मोहनजोदड़ो in 1925। अब देखने की कोशिश करिए ये क्या बता रहा है सर। ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर ही आपको दो प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं। पहला एविडेंसेस मिल रहा है कि किसी की खुपड़िया तोड़ी हुई है, किसी का बॉडी का पार्ट टूटा हुआ है, कहा विदेशी आक्रमण हुआ होगा, मार दिया होगा किसी को। वही जगह के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि 16 हड्डियाँ, मतलब स्केलेटन्स मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है, जो ऑर्नामेंट्स के साथ इनफैक्ट दफनाए गए थे। अगर विदेशी आक्रमण हुआ होता तो आक्रमणकारी इनका सोना ज़ेवरात लेके नहीं जाते। भारत में आपने देखा होगा मध्यकालीन युग में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए, और मिडीवल एज में ज़्यादातर जितने भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए उसका आउटकम क्या रहा? व्हाट वाज द फंडामेंटल आउटकम ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स दैट टुक प्लेस इन द मिडीवल एज? द फंडामेंटल आउटकम ऑफ द फॉरेन इन्वेजन्स, उसमें लूट फाट बहुत होती थी, प्लंडरिंग बहुत होती थी। तो आप जो आज की थियरी को मान रहे हो और आपको ये लग रहा है, खास करके इनकी हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इनके बेसिस के ऊपर एक प्रश्न बहुत जटिल उभर के आया कि भाई ये लोग का ऐसा मानना है कि हड़प्पन्स के समय पे, हड़प्पन एरा की जब हम लोग बात करेंगे, वहाँ पे इनफैक्ट
ये जो डेड बॉडीज़ है, ये डेड बॉडीज़ टूटी हुई मिल रही है, कुछ कुछ जगह पे आपको इंटैक्ट मिली, ऊपर से ज्वेलरी भी मिल रही है, ऑर्नामेंट्स भी मिल रहे हैं। अगर किसी ने आक्रमण किया होगा तो ऑर्नामेंट क्यों छोड़ के गया सर? इफ समवन वुड हैव इन्वेडेड, व्हाट वुड हैव बीन द रीजन बिहाइंड द लिविंग ऑफ द ज्वेलरी सर? गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो एक थियरी तो यहाँ पे हो जाती है। इसी को ही सफिशिएट करेंगे 1947 के अंदर आर.ई.एम. व्हीलर। व्हीलर भी उस समय के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, जिन्होंने एक नई प्रकार की आर्कियोलॉजिकल टूल्स को डेवलप किया सर, ठीक है। व्हीलर ने उस टाइम पे ऋग्वेद के अंदर की पूरी कहानी पढ़ी। मैंने आपको बताया ऋग्वेद की कहानी याद आया कि नहीं है आपको सर? ठीक है। व्हीलर बताता है कि द ऋग्वेद मेंशंस पूर करके एक गांव की बात की है, रैम्पेंट फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। इंद्र द आर्यन वॉर गॉड इज कॉल्ड पुरंदर, याद आया कि नहीं आया सर? डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स वर दिस सिटाडेल्स, क्या ये किले हुआ करते थे? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? अगर पुरंदर यहाँ पे एक किले के ऊपर आक्रमण कर रहा है, इफ पुरंदर गॉड और द इंद्र हु इज द मेन गॉड ऑफ द हड़प्पन पीपल, आर्यन पीपल इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द सिटाडेल बनाया था हड़प्पन्स ने, याद आया कि नहीं है सर? ठीक है। इट हैज़ इन द पास्ट सपोज दैट दिस वर मिथिकल. The recent excavations of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we have a highly evolved civilization of essentially non-Aryan type known to have employed massive fortification. हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सभ्यता बन रही है जो वैदिक काल से पहले की थी, जिसने बड़े बड़े किले बनवाए थे, सिटाडेल बनवाए थे ना कुछ कुछ शहरों में। हमने देखे थे कि नहीं देखे थे सर, है ना? जो फोर्टिफिकेशन बनाया गया है पूरा किले के प्रकार की सर, ठीक है। वॉट डिस्ट्रॉयड दिस फॉर्म्ड सेटल सिविलाइजेशन, किसने इसको डिस्ट्रॉय किया? क्लाइमेट, इकोनॉमी और पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन मे हैव वीकन्ड इट, बट इट्स अल्टीमेट एक्सटिंक्शन इज मोर लाइकली टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय डेलिब्रेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन. इट मे बी नो mere chance that a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred. On circumstantial evidences, इंद्र स्टैंड्स अक्यूज्ड. आप समझने की कोशिश करिए, ये भाई साहब का बहुत क्लियर कट मानना है कि इंद्र भगवान जो आर्यों के भगवान हुआ करते थे, इन्होंने हड़प्पन्स को मार दिया, इन्होंने हड़प्पन्स को कूट दिया, इन्होंने इनफैक्ट इंद्र को अक्यूज बनाया. ये चीज़ आर.ई.एम. व्हीलर लिखता है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सरासर गलत है आज की तारीख के अंदर. क्योंकि अगर विदेशी आक्रमण हुआ है, आर्यों ने आके अगर हड़प्पन्स को मारा है, तो हमारे पास कहीं पे भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, सिवाय कि एक दो जगह के ऊपर जो भी क्या कहते हैं कि एविडेंसेस मिले हैं, कहीं पे स्कल मिल गया है या डेड बॉडीज़ मिली. बाकी हड़प्पा की ज़्यादातर शहरों को अगर आप समझने की कोशिश करिए, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन दैट यू विल सी, उनका डिक्लाइन ग्रेजुअल हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, वो अर्बन से रूरल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर बदलाव आया है, वो पेस्टोरलिज्म की तरफ जा रहा है, वो पशुधन आधारित अपनी व्यवस्था को चला रहा है, क्योंकि खेती भी नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा. गेटिंग अ पॉइंट. ये जो चीज़ आर.ई.एम. व्हीलर ने लिखी है वो 1946 के अंदर लिखी है, 1940s में सर, ठीक है, 1946-47 के अंदर. उस टाइम पे उतनी डिस्कवरीज नहीं हुई थी इंडस सिविलाइजेशन में. लोथल भी डिस्कवर नहीं हो रहा था, लोथल भी 1956 के बाद प्रॉपरली डिस्कवर हुआ. अब हड़प्पन्स को और ख़ास करके ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस को तो पता ही नहीं था कि इनके डिक्लाइन के पीछे का कारण क्या है. तो उनको जो उस टाइम पे लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल नॉलेज था, उनको जो उस टाइम पे लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल थे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर से उन्होंने अपना एक तारण बना दिया. मतलब दे केम टू अ, आई वुड से, सुपरफिशियल कंक्लूजन और अ बायस्ड कंक्लूजन. गेटिंग माय पॉइंट. व्हीलर कहता है कि यहाँ आक्रमण हुआ था. अरे भाई, किस बात का आक्रमण? मोहनजोदड़ो में एक आपको बरियल दिखा है, राखीगढ़ी को कभी सर्च करके देखिएगा इंटरनेट के ऊपर, आपको पता चलेगा कि इन राखीगढ़ी वी गेट क्लियर कट एविडेंसेस ऑफ अ ह्यूज नेक्रोपोलिस. राखीगढ़ी को क्या कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ. राखीगढ़ी को नेक्रोपोलिस कहते हैं. अगर इसको नेक्रोपोलिस कहते हैं तो मतलब यह है कि यहाँ कहीं आक्रमण हुआ ही नहीं है, क्योंकि जहाँ आक्रमण होता है वहाँ चीज़ें छिन बिन हो जाती है. छिन बिन होने का मतलब टूट पाट जाती है, उसके एविडेंसेस ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिए जाते हैं.
एक राजा जब दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था मध्यकालीन युग में तो पूरे के पूरे शहरों को जला देता था। ये मंगोल्स को आपने देखा होगा कभी सेंट्रल एशिया के अंदर। अगर कहीं पे हड़प्पन्स के ऊपर आक्रमण हुए, हमको इंटैक्ट बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, हमको बड़ी बड़ी ग्रेनरीज दिख रही है, हमको सिटाडेल दिख रहा है, ये कहाँ से है? और फिर मोहनजोदाड़ो का भला डिक्लाइन हो गया पर लोथल तो सर्वाइव कर रहा था, और भी छोटे छोटे कल्चर सर्वाइव कर रहे थे सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी सी की एक थियरी जहाँ पे बोला गया कि भाई इनका डिक्लाइन के पीछे एक इन्वेजन है, ये थियरी रॉन्ग है। याद रखिएगा सर, हम लोग जब आप मेरे क्लासेस में आओगे उसमें एक आर्यन इन्वेजन की थियरी चलती है, उसकी कहानी की हम लोग थोड़ी एनालिसिस करेंगे और फिर उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई ये आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं था, ये एक्चुअली वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है पूरा का पूरा। जहाँ पे कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस का, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि भाई आर्यों का आक्रमण हुआ था, बट आज जो मॉडर्न रिसर्च आ रहा है वो कह रहा है कि नहीं हुआ था सर। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी ओपन एंडेड टॉपिक है, बट आक्रमण नहीं होगा, शायद आके सेटल हुए होंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? खैर जो भी है कि इन्वेजन की थियरी तो गलत हो गई हड़प्पन्स के डिक्लाइन के पीछे। इन्वेजन की थियरी गलत हो गई, पर कुछ कुछ लोगों ने कहा कि भाई हड़प्पन्स के डिक्लाइन के पीछे ये जो मोहनजोदाड़ो करके जो शहर है उसका डिक्लाइन के पीछे एक थियरी हो सकती है, वो है आपका फ्लडिंग सर। गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो फ्लडिंग की कहानी है उसको एक और हिस्टोरियन है जिनका नाम है जॉर्ज एफ डेल्स या जी एफ डेल्स के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने इनफैक्ट एक आर्टिकल या एक जर्नल या बुक पब्लिश की सर, है ना, जिसका नाम है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर एक हत्याकांड हुआ, पर कैसा हत्याकांड? वो मिथ्या है, मतलब वो भी उसको रिजेक्ट करते हैं। इवन जॉर्ज डेल रिजेक्ट द थियरी ऑफ इन्वेजन, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि भाई यहाँ आक्रमण होने की शक्यता नहीं है। उनका मानना था कि यहाँ जो भी आक्रमण या हमको जो हड्डियाँ मिली हैं, स्केलेटन्स मिले हैं, ये स्केलेटन सेम पीरियड से बिलोंग ही नहीं करते। कुछ 100 साल पुराने हैं, कुछ 200 साल पुराने हैं, कुछ 300 साल पुराने हैं। मतलब ये है कि किसी के ऊपर पत्थर आके गिर गया होगा, हड्डी कट गई होगी, मर गया होगा इंसान सर। ठीक है, आक्रमण हुआ होता है तो सेम पीरियड की सेम कंडीशन में बॉडीज़ मिलती है। किसी का हाथ कटा हुआ मिलेगा, किसी का सर कटा हुआ दिखेगा, पाँव कटा हुआ दिख जाएगा आपको, है ना। हत्याकांड होता है, खचा खची हो जाती है, आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, मूवीज़ के अंदर सर। तो हड़प्पन्स में तो वो था नहीं, इसके लिए ये कहते हैं ये मिथिकल है, ये मिथ्या है। ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस को एक दूसरा वेस्टर्न हिस्टोरियन पंचर कर रहा है सर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बॉस को जी एफ डेल्स पंचर कर रहा है सर। ठीक है, वो क्या कहता है कि वेर एज अ कपल ऑफ देम डेफिनेटली सीम टू इंडिकेट अ स्लॉटर, कुछ कुछ जगह के ऊपर हत्याकांड हुआ होगा। द बल्क ऑफ द फोन्स वर फाउंड इन कंटेक्स्ट सजेस्टिंग द बरियल्स ऑफ द स्लोपीएस्ट एंड द मोस्ट इररेलेवेंट नेचर सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये क्या कह रहा है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर शायद लोगों को मारा गया होगा, कुछ हिंसा हो गई होगी सर, लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, बट ज़्यादातर जगह पे बरियल्स हुए, दफनाए गए। वो दफनाने में टेक्निक थोड़ी गलत हो गई है, क्योंकि हड़प्पन्स के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, इसके लिए इनफैक्ट शायद इन्होंने बरियल्स में थोड़ी गहमा गहमी कर दी, पर बॉडी को दफनाया गया सिस्टमेटिक वे के अंदर, मतलब लास्ट राइट्स जिसे हम लोग पहचानते हैं ना सर, प्रॉपरली मिट जाते हैं। देयर इज नो डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द सिटी, no signs of extensive burning, no bodies of warrior clad in armor and surrounded by the weapons of the war। आप देखिए कि अगर विदेशी आक्रमण होता, if some विदेशी और foreign invasion would have taken place, तो हो सकता था कि हड़प्पन्स के ऊपर बहुत भारी तरह से दबाव बन गया होता, हड़प्पन्स को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया होता। वो तो हुआ नहीं हमारे पास कोई बर्निंग के एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमण होता था बर्निंग कर दिया जाता था सर। ये लोग जाते थे ना, पर्शियंस और ये लोग की लड़ाई होती थी, कभी कभी जला देते थे। मिडीवल एरा में आपने बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा, यहाँ नालंदा में आया था, तो उसने नालंदा को जला दिया 1192 के बाद। अब देखिए क्या हालत हो गई। एक मेटाफर के रूप में बोला गया है कि नालंदा 3 महीने तक जल रहा था। नालंदा वॉज बर्निंग फॉर 3 months, यू कैन इमेजिन दैट, है ना, कितनी बड़ी मात्रा में उसका बर्निंग किया होगा सर। ठीक, नो बॉडीज ऑफ वॉरियर क्लैड इन द आर्मर, हमको ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है जहाँ योद्धाओं के एविडेंसेस हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है, आक्रमण होता है, तो आमने सामने की लड़ाई भी होगी, और आमने सामने की लड़ाई होगी तो यार कोई ना कोई सामने वाला भी दिखेगा ना लड़ाई करते समय से। ठीक है, द सिटाडेल, द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी, यील्ड नो एविडेंस ऑफ फाइनल डिफेंस। आप समझने की कोशिश करिए कि सिटाडेल जो है, जिसे आप कह रहे हो कि ये फोर्टिफिकेशन वाला एरिया था, वहाँ पे भी कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले हैं।
तो हमको ना ही कोई डिस्ट्रक्शन लेवल ऐसा दिख रहा है, ना ही हम लोग को कोई ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पे सिटी का एक साथ डिक्लाइन हुआ। हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है, वो है ग्रेजुअल डिक्लाइन। और ग्रेजुअल डिक्लाइन कैसे मिल रहा है, तो मैंने आपको बताया, जहाँ पे हड़प्पन शहर आया करते थे, खास करके ये रीजन में सर, खास करके ये रीजन में, वही रीजन में अब रूरल सेटलमेंट्स बन गए। जो गुजरात वाला रीजन है जहाँ पे भी आपको अर्बन सेटलमेंट्स दिखेंगे, वहाँ पे भी आपको रूरल सेटलमेंट्स दिख रहे हैं। तो धीरे 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 इनकी अर्थव्यवस्था बदली, धीरे 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 इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब हो गई, इन्होंने स्क्रिप्ट इशू करने वाली जो अथॉरिटी थी उसकी हालत ख़राब हो गई होगी, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड ओवरऑल सिनेरियो बहुत बिगड़ गया और उसके बाद ये ग्रेजुअल डिक्लाइन में चले गए सर। ठीक है, तो हड़प्पीय सभ्यता के अंतर्गत जब आपको डिक्लाइन थियरी में आपको पूछेगा तो आपको बहुत सारी डिक्लाइन थियरी पूछी जा सकती है। यही डिक्लाइन थियरी को मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की, और एक आर्यन इन्वेजन के बारे में बताया, ये इकोनॉमिक के बारे में बताया, आपको बताया कि भूकंप आ गया होगा, आपको बताया कुछ डिसीज़ स्प्रेड हो गया होगा, आपको बताया कि फ्लडिंग हुआ होगा, जैसे मोहनजोदड़ो में फ्लडिंग की बात की गई है, या कहीं पे नदी सूख गई होगी। और ये जो आर्यन इन्वेजन है उसको तो हम नकारते हैं। क्यों नकारते हैं? क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी उसको नकार देते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हर एक थियरी के पीछे आपके कारण हैं। आप जब जीएस में पढ़ते हो ना तो इतना ही पढ़ते हो, पर जब आप ऑप्शनल में चले जाओगे तो आप हर एक रीजन्स के पीछे या हर एक फैक्टर्स के पीछे रीजन्स को जस्टिफाई करोगे। फॉर ईच एंड एवरी फैक्टर यू विल बी जस्टिफाइंग कि ऐसा क्यों हुआ होगा। यू विल बी सेइंग कि इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, ये किन कंडीशंस में हुआ होगा सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं कहूँगा कि हम लोग ऑप्शनल के अंदर डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑलमोस्ट हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर किया है। एक टॉपिक जो बाकी रह गया है वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में द रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, उसमें बहुत ही ओपन एंडेड डिस्कशन है कि भाई आज की तारीख में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते भी हैं, बट उसमें इंटरप्रिटेशन पूरा नहीं ला पाते। जैसे डिक्लाइन में नहीं ला पाए, जैसे ओरिजिन में नहीं ला पाए, रिलीजन में नहीं ला पाए, सोसाइटी में नहीं ले पाए, पॉलिटिकल कंडीशंस में नहीं ला पाए। एवरीवेयर वी सी सम काइंड ऑफ ओपन एंडेडनेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि दी प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड ऑफ पीसिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल एविडेंसेस। हमारे पास जो एविडेंसेस अवेलेबल है उसको हम लोग साथ में इकट्ठा नहीं कर पा रहे सर, और कर पा रहे हैं तो तारण नहीं बना रहे। तो ये सबसे आखिर का टॉपिक है ये सेशन का, तो कल के क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको थोड़े बहुत मेंस के क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे इसको आंसर करना है। और उसके बाद परसों से विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस आई वुड से टॉपिक दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन द वैदिक एज एंड अदर थीम्स, है ना। तो थीमेटिक है ये पूरी की पूरी किताब, आप देखोगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इट्स वेरी थीमेटिक टॉपिक। और फिर उसी के ही इर्द गिर्द हम लोग और भी चर्चा विचारणा डिस्कशंस करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आप में से जितने भी लोगों को सब्सक्रिप्शन का प्लान करना है, प्लीज़ डू इट एट द अर्लीस्ट ASAP। मैं तो सजेस्ट करूँगा 14th जुलाई से आई एम स्टार्टिंग विथ अ प्लस कोर्स ऑन ऑप्शनल। ऑन 21st जुलाई आई विल बी स्टार्टिंग with a GS course on history, modern history, that is a crash course. And in the month of August I'll be launching a foundation course on modern Indian history that will be at par with the general studies or for next year, and even 2021 में भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है। सो मैं आपको वेलकम करूँगा फिर से, आप जुड़िए हमारे साथ इन द होल आई वुड से प्रोसेस, एंड इसमें किस तरह से तैयारी की जा सकती है उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा सर। ठीक है ना। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए कोड को यूज़ करिए जिसका नाम है PN Live सर। ठीक है ना। सो प्लीज़ यूज़ दिस कोड PN Live। आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल, आपके कोई भी इनफैक्ट पहचान में जिनको भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ये कोड के द्वारा ले सके। इसमें आप फ्री का भी कोर्सेज अटेंड कर पाओगे। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो अगर आपको किसी का लेक्चर भी देखना है, फ्री लेक्चर, तो भी PN Live से हो पाएगा। या आपको 10% ऑफ चाहिए फीस के अंदर, तो ये भी आपको PN Live कोड के द्वारा आपको मिल जाएगा सर। ठीक है ना। तो दिस इज़ योर एंट्री ग्रेड टू योर प्रिपरेशन फॉर UPSC, एंड आई वंस अगेन वेलकम यू। जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली गई है, लिंक के ऊपर क्लिक करिए, कोड को डालिए, ऑटोमेटिकली आपकी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी।
और कोई आपको क्वेरी हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके मुझे मैसेज कर सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन, जहाँ मैं बच्चों के साथ जो भी क्वेरीज होती है वो भी इनफैक्ट सॉल्व करता हूँ, एनी क्वेरी रिलेटेड। इवन आप कमेंट्स में डालोगे तो भी आई एबल टू हेल्प इट आउट सर, ठीक है ना। सो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, कल ये टॉपिक का सबसे लास्ट सेशन होगा और फिर उसके बाद हम लोग वेदी केज और उसके बाद फर्दर जो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, है ना।